मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, विनियोगों के लिए लेखांकन। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हमने पहले एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। इसमें दिया हुआ है, रीता ने अर्चना से मनन लिमिटेड के 40 नंबर्स कितने हैं, 40 6% डिबेंचर, तो ये फिक्स्ड इनकम वाला पार्ट हो गया। 6% डिबेंचर का मतलब फिक्स इनकम का हो गया। 100 रुपए वाले 110 रुपए 50 पैसे की दर से 1 फरवरी 2018 को ब्याज सहित क्रय किए। इस एक लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अर्चना ने रीता से परचेज किया, तो रीता ने परचेज किया और अर्चना ने बेचा है। दोनों की एंट्री अपने को करनी है, खरीदने वाले की भी और बेचने वाले। है क्या, 6% डिबेंचर, तो इन्वेस्टमेंट का नाम हो गया 6% डिबेंचर। ये नेम ऑफ अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वो है। 40 संख्या हो गई और खरीदा किस रेट में है, 110.50 रुपए पर डिबेंचर, तो इसको 40 से गुणा करवानी पड़ेगी। दर शब्द का मतलब एक के लिए था ये, तो 40 से गुणा। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया है, 1 फरवरी 2018 को, तो खरीदने की डेट या बेचने की डेट ये हो गई आपकी। और खरीदा कैसा है, ब्याज सहित। ब्याज सहित मतलब ब्याज का भी पेमेंट एक साथ ही हो गया है। ब्याज सहित का मतलब ये जो 110 रुपए है ना, इसमें कॉस्ट और ब्याज दोनों ये एक साथ ही पेमेंट जुड़ा हुआ है। ब्याज सहित का मतलब ये होता है, क्या चीज, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों एक साथ है। टोटल ये 110 रुपए 50 पैसे है। ब्याज 31 मई और 30 नवंबर को दे है, तो आप नोटिस करेंगे इन दोनों डेट में 6 मंथ का गैप है। मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने से ब्याज मिलता है, तो 6 मंथ का गैप होता है। अब यहाँ पे ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 फरवरी को ये सौदा हुआ और ब्याज की डेट कौन सी है, 31 मई और 30 नवंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 फरवरी से पहले ब्याज कब मिला हुआ है, तो आप कहेंगे सर 30 नवंबर को मिला हुआ है, क्योंकि फरवरी से पहले जो डेट आती है वो 30 नवंबर है। और मैं पूछता हूं बेटा अब आगे कब ब्याज मिलेगा फ्यूचर में, तब आप कहोगे सर 31 मई को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पीछे की डेट को कब मिला था वो भी महत्वपूर्ण है और आगे की डेट को कब मिलेगा वो भी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो हमेशा याद रखना पीछे की डेट, पीछे ब्याज कब मिला था, ये हर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीछे जो ब्याज मिला था इसका मतलब अब दोबारा से अब तक तो नहीं मिला, अब तो फ्यूचर में मिलेगा। तो जो अब तक नहीं मिला वो एक्रूड इंटरेस्ट कहलाता है। और एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो हमने कमा तो लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, दैट इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सही है, एक्रूड इंटरेस्ट का अपने को लेखा करना होता है, इसलिए पीछे की डेट। आप इस व्यवहार का लेखा दोनों पक्षों की पुस्तकों में किस प्रकार करेंगे, दलाली 14% हो तो ब्रोकरेज एक खर्चा होता है, तो ब्रोकरेज का रूल या एक्सपेंसेस का रूल समझ लो आप। रूल किसका है, एक्सपेंसेस का। तो जब आप परचेज करते हो, सुन रहे हो ना, जब आप परचेज करते हो तो एक्सपेंसेस जोड़े जाते हैं और जब आप सेल करते हो तो एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं। एक्सपेंसेस का नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है या फिर ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो सकता है या फीस हो सकता है, कोई भी खर्चा। तो खर्चा शब्द लिखा है मैंने, ब्रोकरेज नहीं लिखा। खर्चों का रूल है परचेज के साथ तो जोड़े जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है आप अगर कोई चीज खरीद के लाते हो, मान लो एसी खरीद के लाए, उसके साथ जो भी खर्चा लगा वो उसकी कॉस्ट पे जुड़ेगा, तो खरीदते हैं तो जुड़ता है। और जब आप बेचते हो कोई चीज और बेचते समय आपके खर्चे लगे तो वो आपके क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस को वो कम करते हैं। 5,000 में कोई चीज बेची, उसने कहा भाड़ा भी तुम्हें ही देना है। अब भाड़ा अगर हम दे देंगे तो हमारे तो 5,000 से कम ही हुआ ना पैसा, प्रॉफिट का पार्ट कम होता जाता है। तो इसलिए परचेज करते हैं तो खर्चा जोड़ा जाता है और सेल करते हैं तो घटाया जाता है। एक और चीज, ब्रोकरेज जब भी होता है तो उसके साथ एक शब्द जुड़ता है, सर्विस टैक्स। क्या होता है,
सर्विस टैक्स। आज की डेट में सर्विस टैक्स नहीं है, अब हो गया जीएसटी। तो जब भी ब्रोकरेज लिखा हुआ आएगा उस पर हमें जीएसटी लेना पड़ेगा 18% से। क्लियर? अब चूंकि मेरी किताब पुरानी है या कोई बच्चा आगे जाके भविष्य में भी कोई किताब नई किताब खरीदता है, तो ये ब्रोकरेज पे जो सर्विस टैक्स है या जो जीएसटी है उसकी दरों में परिवर्तन होता रहता है। तो आप जो भी बुक से रेकमेंड करते हैं वहां पे ये देख लेना है। आज की डेट की तो मैंने बता दी, 18% जीएसटी लेना है ब्रोकरेज के ऊपर। क्लियर? और पुरानी किताबें हैं अगर, तो उनमें आपके जो भी सर्विस टैक्स लिखा हुआ है वो लेने से आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर हम लोगों के सवालों में आएगा। आंसर में भी कई बार अंतर इसी कारण से आ जाता है क्योंकि इसने तो केवल ब्रोकरेज लिखा, अब वो किताब जीएसटी को बेस करके लिखी हुई है, तब तो आंसर मैच कर जाएगा। अगर जीएसटी के अलावा पुराने टैक्स से ली हुई है, सर्विस टैक्स लगता था पहले, तो वो उसका आंसर उस हिसाब से होगा। आज क्या करना है, प्रश्न ये है, आज हम कौन से ईयर में है, 2022 में मैं आपकी ये क्लास ले रहा हूं। क्लियर? तो आज अपने को जीएसटी लेना है 18%। बस बात खत्म। इससे जो आंसर आएगा वो सही होगा। स्टार्ट करते हैं आगे। पुस्तकें 31 मार्च को तैयार की जाती है, ये भी बहुत जरूरी होता है, डेट ऑफ क्लोजिंग क्या है। अब इस सवाल को हमने पढ़ा तो मैंने इतनी सारी अंडरलाइन करी, ये एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसा समझो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये करेक्शन है, ब्रोकरेज जो है वो 1/4% है। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, उसमें एक स्लैश कर लेना, 1/4%। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम देख रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना होगा। उस वर्किंग नोट में हम दो पार्ट कर रहे हैं। रीता जिसने परचेज किया था उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज कह सकते हैं। और अर्चना जिसने बेचा था उसकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हम किसकी निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट की। क्लियर? और साथ में हमें इंटरेस्ट की भी काउंटिंग निकालनी है कि एक ने इंटरेस्ट दिया है, ब्याज सहित था ना, तो एक ने दिया है तो दूसरे ने लिया है, तो कितना ब्याज कितना हुआ वो भी अलग निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अलग और ब्याज अलग, ऐसा हमें करना है। सबसे पहले आप यहां पर लिखे परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस इसने 40 खरीदे थे 110.50 से, 40 इंटू 110.50 गुणा करें कितना आता है, 4420। एड एक्सपेंसेस यानी ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज आपका 1/4 है, 1/4% ऑफ 4420। तो 1/4% का मतलब 0.25% होता है। तो आप यहां पे चाहे तो लिख लेना 0.25%। तो 4420 का 0.25% कितना होता है, ना ना ना, 1/4 नहीं है, इट इज परसेंटेज। 0.25 फिर परसेंट और दबाओ, 11 रुपए आएगा, 11 रुपए हो गया। जैसे ही आप ब्रोकरेज देते हो तो आपको एक चीज और लेनी पड़ेगी, जीएसटी @18% ऑफ 11 रुपए। 11 रुपीज जो ब्रोकरेज था उस पर जीएसटी लगता है। तो 18% जीएसटी निकालो, कितना होता है, 2 रुपए। दोनों खर्चे हुए, दोनों जोड़े हमने, टोटल कितना हुआ, 4433। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? इसमें ये लिखा हुआ था कि ये ब्याज सहित है, कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यही है ना, उसको निकालना पड़ेगा। तो लेस, घटाना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन सा, पिछली डेट का, पिछली डेट। तो पहले इसको ब्याज कब मिला था,
तो ये डेट है फरवरी की। कौन सी डेट को खरीदा था इसने? 1 फरवरी को। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 1 फेब को खरीदा था। इससे पहले इसको जो इंटरेस्ट मिला हुआ है वो डेट देखनी है। तो वो आपकी कितनी तारीख है? 30 नवंबर। सही बात है। तो पहले इसको जो इंटरेस्ट मिला था वो 30 नवंबर को मिला था। वहां से 1 फरवरी तक कितने महीने हुए? तो दिसंबर, जनवरी, 2 महीने हुए। फरवरी तो 1 तारीख है, लेना नहीं है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आपके 40 थे, नॉमिनल प्राइस इसकी 100 रुपए है, तो 100 से गुणा होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो नॉमिनल प्राइस पे निकलता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? तो हो गया 4000। इस 4000 पर उसका कितना इंटरेस्ट बनता है वो निकालना है। तो 4000 इंटू कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है ये? 6%। तो 6% इंटू 2/12, क्योंकि ये परसेंटेज एनुअल है। कितना होता है? हाँ बेटा, 40 रुपए। इसको घटाना है, लेस करना है। तो आता है 4393। ये आपके दो बातें हमारे पास आई, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं। ये आपके हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो 40 रुपए आया ये आपके हो गया इंटरेस्ट। ये दो बातें हमें पता करनी थी, दोनों हमने करी कॉस्ट ऑफ परचेज में। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करेगा। बहुत अच्छे तरह। अब इसी तरह से सेल्स लेंगे, तो इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 40 बेचे थे, 110.50 से ही बेचे थे, तो 4420 लेस ब्रोकरेज @ 1/4% ऑफ 4420, 11 रुपए, लेस जीएसटी @ 18% ऑफ 11 रुपए। तो घटाने पर आता है 44, हाँ बेटा 07 आएगा ना, 4407 घटाना है, लेस करना है, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो घटाते हैं। लेस ब्याज सहित था, लेस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। ब्याज सहित का मतलब होता है कि ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है तो हम उससे वापस अलग करेंगे, तो लेस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वही 4000 इंटू 6% इंटू 2/12, 40, घटाने पर 4367, 4367, ये आपके सेलिंग प्राइस आ गई। और ये 40 रुपए इंटरेस्ट आ गया। दोनों अलग अलग हो गया, सेलिंग भी आ गया और ये भी आ गया। यही तो करना था। तो इस वर्किंग नोट में हमें ये चार चीजें चाहिए थी: इंटरेस्ट, कॉस्ट, बेचने वाले के लिए इंटरेस्ट, और सेलिंग प्राइस, या इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब आपको इसके बेस पे जर्नल एंट्रीज करनी है। तो लिखें, पहली जर्नल एंट्री ब्रैकेट में लिख देना, इन द बुक ऑफ REETA, रीटा या रीता, whatever। इसने खरीदा था क्या? रीता ने खरीदा था। खरीदते तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है। और खरीदे तो आया क्या था? इन्वेस्टमेंट। तो जो वस्तु आती है उसको दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोड आउट। दोनों ही वस्तुगत खाते हैं। तो लिखे, रियल अकाउंट होने के कारण से जर्नल एंट्री 6% डिबेंचर अकाउंट DR, इंटरेस्ट है ना इसमें, इंटरेस्ट अकाउंट DR
टू बैंक, क्योंकि रीता को दोनों ही पेमेंट ही करने पड़े, ब्याज का भी भुगतान किया और इन्वेस्टमेंट का भी किया। तो इसका आया था कितना, यहां से देखेंगे बेटा, 4393, ये तो यहां लिखा जाएगा 4393, और ब्याज का पेमेंट कितना किया, 40 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, टोटल पेमेंट 4433। और नरेशन आप लिखेंगे, हाँ बेटा, हाँ, being investment in डिबेंचर, ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। और यह सिर्फ इतना लिख सकते हैं, बीइंग इन्वेस्टेड। क्लियर, पहली जर्नल एंट्री समझ में आई सभी को। अब नंबर 2, सेकंड। सेकंड आपको जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ अर्चना। तो अर्चना ने बेचा था, तो बेचते हैं तो पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट दिया, किस पर्पज से आया था, 6% डिबेंचर और 2 इंटरेस्ट, इसको ब्याज इनकम के रूप में मिला है। तो इंटरेस्ट इसका था 40 रुपए, और इसकी जो कॉस्ट आई थी वो कितनी थी, 4000, लास्ट ही लास्ट देखो यहां से उठाना है, ये लिखा हुआ है 4367, 4367, और टोटल कितनी हो जाएगी, हाँ बेटा, 440707, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये आपका नरेशन हो गया। फिर बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसमें मैंने आपको दोनों ही चीजें सिखा दी कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और सॉल्यूशन कैसे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।